जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। तो आज हम मिलाते हैं आपको बलिदान फोर्स से। जी हाँ, ये बलिदान फोर्स है और जो बलिदान फोर्स नाम है, ये संस्था है, 4 साल से चल रही है। रात को ब्लैक रंग की गाड़ी निकलती है और ये ब्लैक जो इनकी गाड़ी निकलती है बलिदान फोर्स वालों की, तो इनका काम है जितने भी पशु या जिन जिन लोगों को वहाँ पे चोट लगी होती है उनको ये दवा तक पहुँचाता है, और दवा तक पहुँचाने के साथ साथ ये बेजुबानों के लिए भी मसीहा है बलिदान फोर्स। तो आज़ाद की सोच है और हम बात करते हैं विवेक सागर गौतम की। तो गौतम जी को मानते हैं और सागर इनके पास जो है वो अथाह सागर है देशभक्ति का। और विवेक के साथ बात करते हैं और बात यही करते हैं कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर लाल किला पर जो हुआ उस पर ये आज तीखे सवालों और जवाबों के साथ बातचीत के लिए हमारे स्टूडियो में आए हैं लाइव भारत के मंच से। तो हम स्वागत करते हैं विवेक सागर गौतम का। बने रहे लाइव भारत पर। तो बलिदान फोर्स के विवेक सागर गौतम हमारे साथ स्टूडियो में आपका स्वागत है। गौतम जी ये बताइए, सबसे पहली बात है जो सबसे बड़ी खबर है आज देश दुनिया की, आज भी और कल, आज अखबारों की सुर्खियां बनी फिलहाल कल ही परसों के तरह 26 जनवरी को जो लाल किले पे हुआ वो करने वाले क्या किसान थे? ये सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेरे को स्टूडियो में आकर बोलने का मौका दिया। और बात करते हैं 26 जनवरी को जो दिल्ली के अंदर लाल किले के ऊपर या पूरे दिल्ली के अंदर जो भी हुआ वो पूरी तरह से गैर कानूनी और असंवैधानिक था। किसानों के नाम पर कुछ देशद्रोही ताकतों की तरफ से एक एजेंडा तैयार किया गया था जिसमें कि भारत सरकार की, भारत की और भारत के तिरंगे की जो छवि थी उसको बदनाम करने की एक इंटरनेशनल लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक कोशिश की गई है, जो कि पूरे देश के अंदर इस चीज़ का रोष और दुख जताया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से जो कुछ भी 26 जनवरी को दिल्ली के अंदर हुआ उससे पूरी दुनिया के अंदर भारत की और भारत के तिरंगे की जो इंसल्ट की गई है, जो अपमान किया गया है, वो सरासर गलत था। अच्छा, ये बताइए 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, संविधान लागू करने वाले बाबा भीमराव अम्बेडकर की आत्मा भी रोई होगी दिल्ली में लाल किला में ये सब कुछ देखकर। तो इनके पीछे हाथ किसका? किसी का तो हाथ है। किसका हाथ? कैप्टन सरकार, चुनाव चिन्ह हाथ, किसका हाथ? देखिए, इसके अंदर थोड़ा सा मैं डिटेल में बताना चाहूँगा कि पंजाब के अंदर बहुत साल पहले से, जब से 1984 से जब दंगे हुए थे, जब खालिस्तानी भिंडरावाला की तरफ से पंजाब के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट चलाई गई थी, और उसके बाद पिछले करीब 5-6 साल से लगातार कुछ कट्टरपंथी सोच वाले संगठन जो पंजाब के अंदर चल रहे हैं और उनके तरफ से 26 जनवरी को लगातार 5-6 साल से इसको काला दिन के रूप में मनाया जाता है। पूरे पंजाब के अंदर, हर शहर के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए जाते हैं। काला दिवस, ब्लैक डे मनाया जाता है 26 जनवरी को। और ये 26 जनवरी इतना ऐतिहासिक दिन है जिस 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की जो मेहनत थी और पूरी उनकी टीम की तरफ से जो एफर्ट किए गए थे, उन्होंने एक संविधान बनाया था जिससे देश के अंदर सभी नागरिकों को एक समान हक मिले और इस देश को अच्छे ढंग से चलाया जा सके। तो उस संविधान को जिस दिन लागू किया गया और ये कट्टरपंथी सोच वाले, ये खालिस्तानी सोच वाले लोग उसको लगातार काला दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और मैं यहाँ पर एक सवाल उनसे पूछना चाहूँगा जो कोई अपने आप को भीम आर्मी या बामसेफ या कुछ बाबा साहब के नाम से जो अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं, उन लोगों को ये चीज़ क्यों नहीं दिख रही थी इतने सालों से कि पंजाब के अंदर ब्लैक डे मनाया जा रहा है और 26 जनवरी के बाद अभी तक, इस पल तक उन संगठनों की तरफ से जो बाबा साहब के नाम से अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और बाहर से जो फंडिंग आती है उसको, काले धन को जो इस्तेमाल कर रहे हैं देश के खिलाफ, और वो टुकड़े टुकड़े गैंग, उनको अब तक उनकी तरफ से एक भी स्टेटमेंट या एक भी बयान देश के लिए या इन देशद्रोही ताकतों के लिए कोई नहीं दिया गया। शिवसेना हिंदुओं की पार्टी है। मैं तो मजहब मानता हूँ इंसानियत को, और इंसानियत वही है कि किसी का दिल का ना दुखाए। ये बताइए, शिवसेना इतनी है तो उन्होंने ये इस 26 जनवरी का काला दिन मनाने का विरोध कभी किया? हर साल जितने भी शिवसेना या जितने भी हिंदू संगठन हैं उनकी तरफ से इस चीज़ का विरोध किया जाता है, लेकिन प्रशासन अगर मैं बात करूं, पुलिस प्रशासन की बात करूं, तो ये जग जाहिर है कि पंजाब के अंदर या देश के अंदर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं जाके मजबूर हो जाता है राजनीतिक ताकतों के। इस बार अमृतसर में 26 जनवरी काला डे कहाँ मनाया गया? सर, काला दिवस वो मनाते हैं, मेरे पास अभी इस टाइम पे अगर आप बोलोगे मैं आपको सेंड कर दूंगा। मेरे पास होर्डिंग जो शहर के अलग अलग मेन चौराहों में जो होर्डिंग लगाए जाते हैं काला दिवस के,
वो होर्डिंग के मेरे पास फोटोग्राफ। बिल्कुल बात। पिछली सरकार बादल सरकार बीजेपी की भागीदारी, इस बार कैप्टन सरकार कहती, कैप्टन सरकार ने आतंकवाद को सफाया करने में अपने आप को कहती कि मैंने सफाया किया। बात बेन सिंह की कुर्बानी को लेकर भी है, बेन सिंह की कुर्बानी दी थी और कौम के लिए। सबसे बड़ी बात ये बताइएगा कि आखिर इस समय जिम्मेदार कौन? 10 साल बादल सरकार, उन्होंने भी तो काला दिवस देखा होगा, 10 साल तो उन्होंने भी 10 बार देखा होगा, 4 बार तो उन्होंने भी देख लिया होगा कैप्टन सरकार ने। तो फिर क्या है ये सब? दिल्ली क्यों 26 जनवरी और दिल्ली उस तारीख को क्यों? ये लोग कौन से चेहरे थे? पाकिस्तान से तार जुड़े आशंका है क्या? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसके पीछे पाकिस्तान जिम्मेदार है और अलग अलग देशों में जो कट्टरपंथी और जो खालिस्तानी सोच वाले लोग थे वो लगातार पैसे का फंड यहाँ पर भेज रहे थे। फंडिंग लगातार इनके ऊपर हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है गरीब किसान के हकों के लिए। और गरीब किसान जो एक साल में पता नहीं कितने किसान जो है वो फांसी लेकर मर रहे हैं, कर्जे से परेशान है, ट्रेन के नीचे आके मर रहे हैं, या कुछ सल्फास खा के मर रहे हैं। और वो गरीब किसान जब वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो आप सबने सोशल मीडिया पे सब कुछ देखा होगा, लाइव देखा होगा। वहाँ पर ओपनली शराब बांटी जा रही है, ड्राई फ्रूट बांटे जा रहे हैं, सब कुछ वहाँ पर अच्छे से अवेलेबल किया जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा बहुत सारे लोग, उसमें से मैं सभी को नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे एक पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे कि यहाँ पे घर में तो कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ पे जाके खाते हैं। शराब बांटने की वीडियो कहीं वायरल देखी आपने? बिल्कुल, शराब बांटने की, ट्रॉली के ऊपर शराब की पेटियां आई हैं। हो सकता है प्लानिंग हो, बीजेपी की प्लानिंग हो, जैसा वो कहते हैं सब प्लानिंग हो रहा है। या जो यहाँ पर लाल किला पे हमला हुआ है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि सनी देओल के वो प्रचारक रहे हैं दीप सिद्धू। तो कुल मिला के कहीं बीजेपी ने तो नहीं किया है सारा कुछ? देखिए, ये जो राजनीति के अंदर जो इल्जाम है वो एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं। आपने बात की दीप सिद्धू पिछले 40-45 दिन से उस मोर्चे के ऊपर और इस एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है। अगर वो इनको इतनी जानकारी थी, बाकी जो किसान नेता थे, अगर उनको इतनी जानकारी थी तो उन्होंने पहले दिन ही दीप सिद्धू को वहां से बाहर क्यों नहीं किया? और दूसरी चीज, अगर बात करते हैं सन्नी देओल के साथ या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ अगर उसकी फोटो है, तो इस हिसाब से हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने यासिर मलिक के साथ फोटो उनकी बहुत सारी हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ यासिर मलिक की फोटो है। तो इसका मतलब हम कांग्रेस को अलगाववादी पार्टी मान लें, पाकिस्तान की तरफ से समर्थन चला रही है कांग्रेस। फोटो राजनीति नहीं होनी चाहिए। फोटो देखिए, राजनीतिक बंदे के साथ किसी की भी फोटो हो सकती है। बहुत सारे लोग भीड़ में आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और सन्नी देओल की जो पॉलिटिकल मूवमेंट हुई थी जो गुरदासपुर के अंदर, तो वहाँ पे बहुत सारे फिल्मी सितारे, पंजाब के बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे आए थे, उसमें दीप सिद्धू भी वहाँ पे आया था। तो दीप सिद्धू कुछ एक यूथ के अंदर उसका एक चेहरा था, तो उसको वहाँ पे सन्नी देओल की जो मूवमेंट थी इलेक्शन के लिए, उसके लिए बुलाया गया था। अच्छा, चलिए दीप सिद्धू की हम बात करते हैं फिर 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पे संविधान हम नहीं मानते, ना मानने वाले चेहरे कौन? दीप सिद्धू जितने लोग FIR हुई वो तो चेहरे वही होंगे ना जिनकी FIR हुई। FIR मतलब कि हमारी खुफिया एजेंसियों ने पहले क्यों नहीं ऐसे चेहरों को नकेल डाली, या ये समझ रही थी कि किसान भड़क न जाए? देखिए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है जो वो इस चीज़ में फेल हो गई है, इस दंगे को रोकने में फेल हो गई है। बहुत सारे लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, घर में बैठकर बहुत सारा ज्ञान बांट रहे हैं। लेकिन एक चीज़ को समझने की जरूरत है कि आप सब लोगों ने, हम सब ने टीवी में लाइव देखा है कि कितना भीड़ था वहाँ पे और कितने ट्रैक्टर्स थे और कितनी स्पीड से वो ट्रैक्टर चल रहे थे। अगर वहाँ पर एक गोली भी चलती, मैं दावे से कह सकता हूं, अगर वहां पर एक गोली भी पुलिस की तरफ से चला दी जाती और उससे अगर कोई मर जाता, तो जिस रफ्तार से वो ट्रैक्टर अफरा तफरी के अंदर भागते, उतने इंसान गोलियों से नहीं मरते जितने ट्रैक्टर के नीचे दब के मर सकते थे। तो सरकार ने सिर्फ ये सोचते हुए कि अगर देश के बाहर का दुश्मन हो तो उसके ऊपर गोलियां, मिसाइल सब कुछ चलाया जा सकता है, ये देश के लोग हैं जिनको भटका करके वहां पे दिल्ली में लाया गया था। और मैं इसको भारत सरकार की या जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी एक समझदारी और बहुत संयम जो दिल्ली पुलिस ने बरता है, उसके लिए मैं उसको सल्यूट करता हूं। दिल्ली पुलिस को इतना ज़्यादा नुकसान होने के बाद, इतनी मार खाने के बाद भी उन्होंने इतना संयम बरता और एक भी गोली नहीं चलाई। अच्छा, ये बताइए सागर जी, नौबत क्यों आई? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा ये हम कानून लागू नहीं होने देंगे, उनका कहना किसानों ने नहीं माना।
फिर बात आई, प्रधानमंत्री ने तो पास ही कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट की बात आई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 1.5 साल आप मीटिंगें करके देख लो, संशोधन करके देख लो, अगर नहीं संशोधन होता है फिर हम अगले देखेंगे। तो ये 1.5 साल भी किसान को कोई बैठने नहीं दिया। किसान भोला है, किसान, मैं समझता हूँ कि ये जो हरकतें हैं किसानों की नहीं है। किसान को आपने देखा है कभी हल इलावा झगड़े करते हुए, या बिगड़े लोग हैं या फिर किसी के बहकावे में आ गए, चाहे वो पाकिस्तान हो? देखिए, इसको बिल्कुल क्लियरली मैं खुले मन से ये चीज़ बोल सकता हूँ कि ये जो रेफरेंडम 2020 एक होना था, जो पंजाब के एक खालिस्तानी स्टेट अनाउंस करने के लिए, जो खालिस्तानी ताकतें, अलगाववादी ताकतें और पाकिस्तान की तरफ से जो फंडिंग की जा रही है, जिसके लिए जो 2020 रेफरेंडम होना था, वो पहले तो भारत की जनता ने, पंजाब के लोगों ने उसको फेल कर दिया। उसके बाद कुछ टाइम कोरोना का बीच में आ गया, लॉकडाउन की वजह से वो उसको मूवमेंट को चला नहीं पाए। अभी जितनी फंडिंग 2020 रेफरेंडम के लिए होनी थी, वो सारी फंडिंग इन्होंने किसानों के इस आंदोलन के नाम पर यहाँ पे लगा दी। और वहाँ पे जो नेता है, आप देखो, जितने भी नेता वहाँ पर किसान नेता बैठे हुए हैं, वो सभी किसी ना किसी पार्टी से, पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, चाहे पहले थे चाहे अब है। लेकिन जो असल किसान है, असल किसान देखना है। आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूँ, आज 28 तारीख है, आप देखो सिंधु बॉर्डर के ऊपर और राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के ऊपर आप देखो, आम किसान जो आसपास के गांवों के थे, वहां पे उन्होंने धावा बोल दिया है कि इनको उठाओ, ये देशद्रोही लोग हैं। क्योंकि वहां पे जो लाल किले के अंदर इन्होंने जो इतनी गंदी हरकत की है, तिरंगे का अपमान किया है। हम ये नहीं बोल रहे कि जो भगवा झंडा वहां पे लगाया है वो उसके ऊपर खालिस्तान लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, जिस चीज की हमें जानकारी कंफर्म नहीं है, मैं उसके ऊपर खाली पवित्र निशान साहब था। देखिए, पवित्र निशान साहब जो होता है ना, पहली बात तो मैं एक ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा। हूं मैं हिंदू परिवार से, लेकिन इतनी अकल मेरे को है कि धर्म को कैसे माना जाता है। सभी धर्मों का हम आदर करते हैं। ये हर चीज के ऊपर, गाड़ी के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, अब लाल किले के ऊपर आप लगा के आ जाते हो कि ये हमारा निशान साहब है। इनको इतनी समझ होनी चाहिए, निशान साहब एक पवित्र धार्मिक चिन्ह है और निशान साहब सिर्फ गुरुद्वारों के अंदर लगाया जाता है। बाइक के ऊपर, कारों के ऊपर या ऐसे ओपन जगह पे उसको नहीं लगाया जाता है। निशान साहब की अपनी एक मर्यादा है, उसका हर चीज का एक नियम होता है। उसको कितनी देर में चेंज करना है, उसको कैसे उतारना है, कैसे चढ़ाना है, उसको बड़े मान सम्मान के साथ रखा जाता है। और लाल किले के अंदर जब से देश आजाद हुआ है, ये एक परंपरा है हमारे देश की, एक संस्कृति है, एक धरोहर है कि वहां पे प्रधानमंत्री जी सिर्फ तिरंगा, अभी इस चीज के ऊपर बात करूं कि सभी लोग पिछले 5 साल से 6 साल से ये चीज चल रही है कि मोदी भगवाकरण कर रहा है, मोदी भगवाकरण कर रहा है। तो भगवाकरण क्या होता है? अभी अगर यही तिरंगा उतार करके वहां पे अगर भगवा झंडा लग गया होता 26 जनवरी को, तो अब तक जितने डिजाइनर पत्रकार हैं, जितने डिजाइनर ये जो फिल्मों के कलाकार हैं, या जितने भी जो लेफ्ट वाले, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, या जितने भी ये लोग हैं, ये सब सड़कों पे आके इन्होंने हाय तौबा मचा दी होती कि हिंदुस्तान के अंदर भगवाकरण कर दिया गया, अब मुसलमान सेफ नहीं है, सिख सेफ नहीं है, ईसाई सेफ नहीं है, बौद्धी सेफ नहीं है, तो सिर्फ हिंदू सेफ है। तो ये उस चीज़ को इतने अच्छे से पॉलिटिकली चलाते, एजेंडा इसको चलाते। वहाँ पे अगर निशान साहब है, निशान साहब से किसी का कोई झगड़ा नहीं है, किसी भी धार्मिक चिन्ह से किसी का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन तिरंगे, जो तिरंगा है वो सबसे ऊपर है। अगर देश रहेगा, इस चीज़ को सिंपल समझ लो, देश रहेगा तो धर्म रहेगा। अगर बाहरी ताकतों ने आपके देश के ऊपर कब्जा कर लिया तो मुट्ठी भर लोग हैं, हम इनको समझ जाना चाहिए कि हम मुट्ठी भर लोग हैं, तो वो हमारे देश के ऊपर कब्जा करेंगे तो आपका धर्म भी सेफ नहीं रहेगा। अगर देश सेफ रहेगा तो आपका धर्म सेफ रहेगा। चलिए बात करें, हम मुट्ठी भर लोगों की बात नहीं करते, हम बात करते हैं केवल मजहब की, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बात देश की है, भारत की है। तो भारत में ये गंदी राजनीति हो रही है, या पाकिस्तान का दखलंदाजी है 26 जनवरी पे गणतंत्र दिवस के दिवस पे जो लाल किला पे जो हुआ, ये बिल्कुल निंदनीय है। और ऐसे लोगों के जो चेहरे हैं उनको सामने लाना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें सियासत तो हो ही रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से कहा जाता है कि अपने एमएलए को कि वहाँ पे किसान बॉर्डर पे पहुँचो, तो फिर वहाँ पे वो वहाँ पे क्या बैठक लेते हैं, और वो वहाँ पे प्रस्ताव खारिज करते हैं बैठकर, कुर्सियों पर बैठकर, और विधानसभा में तो वो क्या उनके प्रस्ताव थे। कुल मिला के कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। तो बात कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो वाली रणनीति फिर तो नहीं आ रही। देखिए, ये बिल्कुल फूट डालने की कोशिश तो की जा रही है हिंदू सिख के बीच में और हिंदू मुसलमान के बीच में, जो फूट डालने की, ये तो राजनीतिक लोगों की, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ना तो सपोर्ट कर रहा हूँ ना किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी है, मैं सच है वो बता रहा हूँ कि फूट डालकर ही यहाँ पर राजनीति की जाती है। विकास के ऊपर, काम के ऊपर राजनीति करने वाले नेता बहुत कम लोग थे,
लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, तो यही बिल आज से, जब कांग्रेस सत्ता में थी तब कांग्रेस ने इस चीज को लाया गया था, उसी चीज को अगर इंप्लीमेंट किया गया है मोदी जी की तरफ से तो उसके ऊपर हो हल्ला हो रहा है। विपक्ष का काम, हमारे देश के अंदर जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका सिर्फ एक ही काम है कि जो सरकार है वो कुछ भी करे, हमें उसका विरोध करना है। तो इस तरीके से देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। एक पॉलिटिकल पार्टी या एक जो सरकार है वो अकेली देश को आगे नहीं ले जा सकती है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी पब्लिक को, पूरी जनता को उसके अंदर उनको साथ देना पड़ेगा। देखो, देश की धरती है और ये धरती वीरों की है, धरती ये गुरुओं की है, पीरों की धरती है। सबसे बड़ी बात कि हम मजहब से हटकर, जात पात से हटकर हम अपने देश की माने और देश की जाने। तो मैं समझता हूँ कि अब्दुल कलाम आज़ाद और अब्दुल हमीद वो भी एक मुस्लिम वर्ग से थे। हम एक के चलते किसी को न कहें तो वही कहें। और रही बात आपकी, आपने बहुत बड़ी बात कही कि रेफरेंडम 2020 का पैसा कोरोना के चलते नहीं खर्च हुआ तो इसमें खर्च किया जाता है। तो कुल मिला के अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो पोस्टें जो लाइव होती है, जो उनको शेयरिंग होती है, वो सब ऐसे लोगों की होती है जो गर्म ख्याली है और कहीं ना कहीं खालिस्तान समर्थक, वहाँ पर लोगों के जो झंडे बैनर ये सब खुफिया तंत्र के निशाने पे है। तो इतने लोगों को गिरफ्तार किया है। तो आपको लगता है कि सियासत यही या आंदोलन कहाँ, किस रुख पे पहुंचेगा अब? देखिए, इस आंदोलन की अगर बात करूं तो इसके आपके चैनल के थ्रू, उसके माध्यम से मैं एक बात क्लियरली बोल देना चाहता हूं कि जो किसानों के हक हैं, जो किसानों, अगर इस बिल के अंदर, वैसे तो मैंने जितना इस बिल को समझा, उतना उसको समझने की, पढ़ने की कोशिश की है, मेरे को उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखी है। लेकिन अगर देश का हर नागरिक ये सोच ले कि मेरे को सिर्फ पैसा कमाना है और देश के विकास के लिए ना तो मेरे को टैक्स देना है, ना मेरे को सरकार की कोई मदद करनी है, मेरे को सब कुछ फ्री में चाहिए जी। तो सब कुछ फ्री में खाना है, मुफ्त में खाना है, और देश में आपको बाहर वाले देशों की तरह आपको सारी फैसिलिटीज़ भी चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर किसानों का कोई हक किसी भी तरह से अगर मर रहा है तो उसको अगर छीना जा रहा है सरकार की, अगर छीना जा रहा है तो वैसे मेरे को ऐसा ही नहीं है। 15 करोड़ किसान, तो बाकी किसान कहाँ है? देखिए, यही बात समझने वाली है कि पंजाब, सबसे ज्यादा गिनती पंजाब के किसानों की है और राजस्थान से कुछ किसान आए हैं। जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां से किसान बना करके लोगों को भेजा जा रहा है। असल किसान आप देखो, आप शहर में, तो जहां बीजेपी की सरकार है वहां किसानों को आने नहीं दिया जा रहा। नहीं आने, ऐसा कुछ नहीं है, आने नहीं दिया जा रहा। अगर आप बात करें यूपी से भी किसान जत्थेबंदी आई है जो खुद को किसान जत्थेबंदियां बोलती हैं, लेकिन मैं देश को देखिए, व्यापार सिसक रहा है। 4 महीना हो चले हैं कोरोना के संकट काल के बाद। अब किसान बैठा है, पंजाब की बात करें, अमृतसर की बात करें तो सारा व्यापार बहुत ज्यादा तरस रहा है। फसल तो उग गई है, कटेगा तो पैसा आएगा, लेगा कौन, खरीदेगा कौन, यही अड़ा हुआ है। पर जो व्यापार बंद पड़ा है वो क्या करे? देखिए, जब तक ये धरने और ये प्रदर्शन सड़कों के ऊपर होते रहेंगे, इस तरीके से अशांतिपूर्व तरीके से होते रहेंगे, जैसे 26 तारीख को हुआ है दिल्ली के अंदर, तो आप किसी भी, देखिए एक चीज़ तो आप स्पष्ट मान लीजिए कि आने वाले 50 साल तक पूरे पंजाब के अंदर किसी भी बड़े औद्योगिक घराने की तरफ से या कंपनी की तरफ से पंजाब के अंदर कोई इंडस्ट्री नहीं आने वाली है। तो आने वाले बच्चों का जो फ्यूचर है पंजाब के अंदर बिल्कुल अंधेरे में चला गया है। और ये देन सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, क्योंकि उन्हीं ने इस चीज़ का मुद्दा बनाया और उनको लोगों को उकसाया। वो ऐसा क्यों चाहते हैं? देखिए, सत्ता में आने के लिए शुरू से गांधी परिवार का वहाँ पे एक वर्चस्व रहा है भारत की राजनीति के अंदर। तो भाजपा सरकार आने के बाद वो शायद वर्चस्व उनका खत्म हो गया। 26 जनवरी में जो कुछ हुआ तो कहीं ना कहीं कैप्टन सरकार का भी हाथ है। देखिए, कैप्टन सरकार का हाथ 26 जनवरी में मैं नहीं इसको बोल सकता। कैप्टन सरकार का हाथ यहाँ से लोगों को भेजने में उकसाया गया है। तो उकसाने वाले पे FIR नहीं होती? देखिए, उकसाने वाले पे भी FIR होगी। तो क्यों नहीं होगी? अगर कोई MLA, कोई MP, कोई एक मिनिस्टर साबित हो जाए और सबसे बड़ी एजेंसी, खुफिया एजेंसी साबित कर दे तो FIR हो सकती है। देखिए, इसके लिए NIA अपने तरीके से जांच कर रही है। NIA ने नोटिस दिया था पर वहाँ पे दीप संधू तो मिला नहीं, वहाँ पे तो चला गया साहब। और दीप संधू की बात करें और दूसरे लोगों की बात करें, हम लखा सिडाना, तो वो कहाँ चला गया? कहाँ से दाना आता है लखा सिडाना को? कहाँ गया वो? कहाँ गई खुफिया तंत्र? कहाँ है मशीनरी? कहाँ है मोदी सरकार की खुफिया तंत्र? कहाँ है हरियाणा बॉर्डर? कहाँ है पंजाब बॉर्डर के पुलिस? कहाँ गई? कभी तक अगर वो वांटेड है या किसी, तो उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? नए नोटिस देती, क्या है सब? देखिए, लखा सिडाना एक गैंगस्टर है और उसके ऊपर 20 से ज्यादा बड़े मुकदमे, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। तो पूछने वाली बात यह है कि लखा सिडाना पिछले करीब 3-4 साल से पंजाब के अंदर एक्टिव है।
किसी न किसी तरीके से राजनीतिक या भड़काऊ बयान देता रहा है। तो पंजाब की गवर्नमेंट को, कांग्रेस सरकार को पहले तो उनसे ये पूछना चाहिए कि लखा सिधाना ने अपनी अभी पूरी सज़ा काटी नहीं है, वो जेल से बाहर कैसे आया, किस राजनेता की शय के ऊपर उसको जेल से निकाला गया, और वो जगह जगह पर पब्लिक प्लेस के ऊपर जाकर के बड़े बड़े स्टेजों के ऊपर बयान देता रहा, पंजाब सरकार ने उसको क्यों नहीं रोका। अगर बात करें दीप सिद्धू की, तो दीप सिद्धू एकदम से वहाँ पे जाकर तो हाईलाइट हो नहीं गया लाल किले के ऊपर। पिछले 40-45 दिन से वो सिंधु बॉर्डर के ऊपर वो एक्टिव था। तो किसान नेताओं ने इन सब लोगों को जो एंटी तो ये रेफरेंडम 2020 का हिस्सा है क्या? देखिए, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेफरेंडम 2020 को ही सपोर्ट कर रहे हैं। इनके आप कोई भी पोस्ट, इनकी फेसबुक, इनकी कोई भी पोस्ट देखो आप, ये देशद्रोही बातें ही करते आए हैं। बहुत बड़ी बात की है, और ये बात की है विवेक सागर गौतम जी ने, और ये सबसे बड़ी बात है कि बलिदान फोर्स चलाते हैं और शिव को भगवान मानते हैं, लेकिन नानक की वाणी जरूर सुनते हैं और सबसे बड़ी इंसानियत मानते हैं, हर धर्म को अपना धर्म मानते हैं, किसी धर्म का निरादर नहीं करते, और उसको ही कहते हैं जो सच हो। सच यही है कि हिंदुस्तान अपना है और भारत हम भूमि है, भूमि हमारी माँ है, तो हम अपनी रक्षा करें। और ये टुकड़े टुकड़े गैंग हो या खालिस्तानी रेफरेंडम हो या जो भी हो, XYZ मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात ही जानता हूँ कि सबसे पहले हिंदुस्तान, मजहब बाद में। तो स्पेशल रिपोर्ट मनोज भगत के साथ सबर शुक्ला की। आप देख रहे हैं लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। बेऔलाद जोड़िਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। 14 से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे, वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।